अगर ग्राफिकली आपने मेजर करना है रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को, तो एक टाइम का इंस्टेंट ले लें एक्स एक्सिस पे, कॉन्सेंट्रेशन, और इन्हीं दो चीज़ों की बात होती है हमेशा जब भी रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। तो टाइम एक्स एक्सिस पे ले लेंगे, इसके इंटरवल्स बना लेंगे 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 25 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स। इसी तरह से कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो 0.1 मोलर, 0.2 मोलर, 0.3 मोलर, 0.4 मोलर, 0.5 मोलर, 0.6 मोलर, 0.7 मोलर, ऐसे। तो ये है मिसाल के तौर पर ग्रेडियंट। अब आप इस ग्रेडियंट पे किसी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लें जो इसको कट करेगा किसी भी इंस्टेंट पे। अब ये जो टेंजेंट हमने कट किया है, बेसिकली ये टेंजेंट हमें बताएगा कि इस रिस्पेक्टिव पॉइंट पे, यानी आफ्टर नियरली 13 सेकेंड्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स कितनी है, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स कितनी है। क्योंकि हमने ये रिएक्टेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में ही बात की है कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो तकरीबन 12 या 13 सेकेंड्स के बाद हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.4 मोल्स पर DM³ के करीब है। तो इस तरह से आप रेट ऑफ द रिएक्शन निकाल लेंगे, यानी कॉन्सेंट्रेशंस अगर आप किसी एक इंस्टेंट पे मेजर कर पाएँ तो उस कॉन्सेंट्रेशन को उस रिस्पेक्टिव टाइम पे, कि कितने टाइम पे ये कॉन्सेंट्रेशन थी, इनको आप डिवाइड करें, यानी 0.4 को तकरीबन 12 सेकेंड्स पे, तो फिर आपके पास एक आंसर आएगा जो उस केमिकल रिएक्शन का रेट होगा एट दैट स्पेसिफिक इंस्टेंट। कॉन्सेंट्रेशंस रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की अगर मेजर करनी हो तो अगर तो एसिड बेस रिएक्शन है तो आप इसको मेजर कर सकते हैं यूजिंग टाइट्रेशन मेथड। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास एक एसिड है, दिस इज़ एन एसिडिक एसिड, और ये हमारे पास एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको यहाँ पे मिलेगा सोडियम एसीटेट और साथ आपको वाटर मिलेगा। तो आप इस एसिड को इस बेस के अगेंस्ट अगर टाइट्रेट करें और कलर चेंज जो है किसी पॉइंट पे उसको नोट कर लें, तो हमें ये टाइट्रेशन जो है ये रीडिंग दे देगी कि एसिड बेस रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन कितनी है रिएक्टेंट्स की, और उस टाइम पे फिर हमें ये भी पता लग जाएगा कि कितने रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हुए हैं टू फॉर्म द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट। तो इसी तरह से इस रिएक्शन को आप रिवर्स कर लें, यानी सोडियम एसीटेट को हाइड्रोलाइज भी करवाया जा सकता है वाटर के साथ। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है क्योंकि, तो यहाँ आपको एसिड मिलेगा, एसिटिक एसिड, और साथ बेस मिलेगी NaOH। तो बेसिकली जब भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होंगे या एसिड बेस रिएक्शंस होंगे टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो वहाँ पे हम फिर जो है टाइट्रेशन मेथड को अप्लाई करके और किसी इंडिकेटर जैसे कि फिनोल्फ्थलीन है, इसको यूज़ करके आप एसिड को बेस के अगेंस्ट टाइट्रेट करें और आपको कलर चेंज इंडिकेट कर देगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स कितनी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड कितनी है एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक डिवाइस है जिसमें सर्टेन वेवलेंथ्स की रेडिएशंस को अप्लाई किया जाता है और उसके नतीजे में एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मेजर किए जाते हैं। और इन एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम्स जो हमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे मिलते हैं, ये हमें बताते हैं कि इस टाइम पे कितनी कॉन्सेंट्रेशन किस रिएक्टेंट की यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में ये एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा, यानी रेडिएशंस जो हैं एब्जॉर्ब होंगी सर्टन वेवलेंथ्स की सर्टन कॉन्सेंट्रेशंस पे। तो कॉन्सेंट्रेशन का जो है वो डायरेक्ट ताल्लुक है स्पेक्ट्रम्स के साथ, यानी एमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम्स के साथ। तो ये हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को भी यूज़ कर सकते हैं और कैलोरीमीटर को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर गैसेस हैं ख़ास तौर पे, तो गैसेस को आयोनाइज कराया जा सकता है और उनकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल्स को मेजर किया जा सकता है। और ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल सिर्फ एसिड के लिए नहीं, किसी भी ऐसी स्पीशी के लिए जो अपने चार्ज में टूट सके, आयंस में टूट सके, वो उसके लिए आप ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड से उसको आयोनाइज करा के और उस आयोनाइजेशन पैटर्न को स्टडी करके, तो हम जो है वो एक पैटर्न अडॉप्ट कर लेंगे कि इस पॉइंट पे सर्टेन पॉइंट पे कितनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स प्रेजेंट हैं
डायरेक्ट वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हम कर सकते हैं, और स्पेसिफिकली गैसेस के लिए वॉल्यूम को स्टडी किया जाता है, और गैसेस का वॉल्यूम हमें बताएगा ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स प्रेजेंट हैं। तो ये एक सिंपल फिज़िकल वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है जो गैसेस के लिए हम यूज़ करते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशंस को मेजर करने के लिए। आप कुछ फैक्टर्स हैं, कौन कौन से हैं? कॉन्सेंट्रेशन है, टेम्परेचर है, कैटलिस्ट की एप्लीकेशन है, प्रेशर की वेरिएशंस हैं, इन सरफेस एरिया, ये सब वो फैक्टर्स हैं जिन पे कॉन्सेंट्रेशन या रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है। रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो लॉ ऑफ मास एक्शन ने कहा था कि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाएं तो आपको रिएक्शन विल प्रोसीड एट अ फास्टर रेट, और रिएक्टेंट्स जल्दी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगी, और अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो जल्दी इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज़ करती है, उसके नतीजे में भी रिएक्शन जनरली फास्टर प्रोसीड करता है। कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है, यानी वो संगे मील जिसको अबूर करना है पहले रिएक्टेंट्स ने बिफोर, या एनर्जी का बैरियर है जिसको रिएक्टेंट्स ने ओवरकम करना है बिफोर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए। तो जो कैटलिस्ट है वो इसको यहाँ तक ले आएगा, यानी वो एनर्जी बैरियर जो है वो जल्दी ओवरकम हो जाएगा। और इसकी मिसाल अगर देखनी है तो ये इथीन का मॉलिक्यूल है, इसकी हाइड्रोजनेशन कराएं तो इथेन बनेगी। यहाँ पे आपको मेटल कैटलिस्ट एक सर्टेन टेम्परेचर पे यूज़ करेंगे तो ये रिएक्शन जो है वो जल्दी हो जाएगा, और वो कैटलिस्ट जो है वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लोअर कर देगा। इसी तरह से बात करें अगर सरफेस एरिया की, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया, अगर तो फोटोकेमिकल टाइप रिएक्शन है तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया है, फोटोकेमिकल रिएक्शन हो गए, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो गए, यहाँ पर जितना ज़्यादा सरफेस एक्सपोज्ड होगी टुवर्ड्स ऑक्सीजन या सनलाइट उतना ही ज़्यादा वो रिएक्शन टेक प्लेस करेगा। कोरोजन ऑफ आयरन इज़ अ फोटोकेमिकल रिएक्शन, और Fe2O3 बनता है। जितनी ज़्यादा आयरन एक्सपोज्ड होगी टुवर्ड्स सनलाइट उतनी ज़्यादा जल्दी ऑक्सीडेशन या कोरोजन फॉलो करेगी। कैटालिसिस या कैटलिस्ट की जो प्रेजेंस है ये दो तरह की है। एक होमोजीनियस कैटालिसिस है, इसमें सब जो हैं एक फेज़ में होंगे, कैटलिस्ट भी और रिएक्टिंग मिक्सचर भी। ये सल्फ़र डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन है और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड की प्रेजेंस में होगी, और बनेगा क्या? सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। दीज आर ऑल थ्री इन गैस फेजेस। सो व्हेन द फेज इज सेम ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज़ एंड दैट ऑफ कैटलिस्ट, इसको होमोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। और अगर जो है वो डिफरेंट फेजेस हैं कैटलिस्ट के और रिएक्टिंग स्पीशी के, तो जो कैटालिसिस है उसको आप कहेंगे कि हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है। अब ये नाइट्रोजन से जब आप हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाते हैं और अमोनिया फॉर्म करते हैं तो ये यूजुअली मेटल्स के प्रेजेंस में ये रिएक्शन टेक प्लेस करता है, और ये वाला कैटालिसिस जो है इसको आप कहेंगे कि ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है। और इसी तरह से जैसे अभी हमने इथीन की हाइड्रोजनेशन की मिसाल देखी थी, तो ये वाला रिएक्शन भी मेटल्स की प्रेजेंस में होता है। अमूमन निकल मेटल यूज़ होती है। ये दोनों गैसेस हैं, प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रही है वो भी गैस है इथेन, और ये वाला कैटालिसिस भी हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कहलाएगा, क्योंकि निकल जो है वो इज़ अ सॉलिड, वेयर एज ऑल द रिएक्टिंग स्पीशीज़ एंड द प्रोडक्ट्स आर इन गैस फेज। टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑर्डर्स की बात करें तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस जो हैं ये हमारे लाइट इंड्यूस्ड रिएक्शंस हैं, जैसे कि हमने अभी इनकी मिसाल देखी कि ये जो हमारे फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैं। इनमें कॉन्सेंट्रेशन मैटर नहीं करती। हमारे जो कंबस्शन रिएक्शंस हैं जो कि एनर्जी की रिलीज़ के साथ ख़त्म होते हैं उनको भी आप ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कॉन्सेंट्रेशन मैटर नहीं करती और एनर्जी रिलीज़ होती है किसी भी अमाउंट के साथ, तो ये भी ज़ीरो ऑर्डर में गिनेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की बात करें तो एक स्पीशी होगी और उसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन या नंबर ऑफ मोल्स भी 1 होंगे फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनलेस एंड अनटिल हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा हो हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को ही यूज़ करेंगे। अब इसकी मिसाल है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का टूटना। तो यहाँ पे अगर ये टूटे एटॉमिक नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसके नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है।
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एक और मिसाल देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट की डाइसोसिएशन है इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल है, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की मिसाल है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, ये मिलकर सोडियम क्लोराइड बना। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो 2 है, क्योंकि 1 मोल इसका 1 मोल इसका, तो ये सेकेंड ऑर्डर बन जाएगा, यानी 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो इस केस में 2 मोल्स इन्वॉल्व हैं, 2 मोल्स। तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज़ डिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आइंस एंड क्लोराइड आइंस। तो ये 1 इसका एक्सपोनेंट, ये 1 इसका, 1 + 1 = 2। सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज़ सेकेंड ऑर्डर। ये Na है, ये Cl है, ये एटॉमिक ऑक्सीजन है, और ये बन रहा है NaClO, सोडियम का क्लोरेट। तो ये जो क्लोरेट्स की फॉर्मेशन है, यहाँ पे आप देखें सोडियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। तो ये 1 + 1 + 1 कितना हुआ 3। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज़ 3। तो एक्सपोनेंट्स का जो सम है वो 3 होना चाहिए। यहाँ एक्सपोनेंट्स का सम जो है वो 2 होना चाहिए रिएक्टिंग स्पीशीज़ के, फर्स्ट ऑर्डर में 1 होना चाहिए, और 0 ऑर्डर जो हैं ये इररेलेवेंट हैं। तो इस तरह से इनके ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें ऑर्डर निकालने में मदद देती है, अनलेस एंड अनटिल हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा हो जो डिफ़र करता हो फ्रॉम दी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो तब तो ठीक है एक्सपेरिमेंटल डाटा यूज़ होगा, अदरवाइज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विल बी यूज्ड। इसके बाद फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शंस भी हो सकते हैं, और फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शंस में अब ये है मिसाल के तौर पर कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन से टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम करना है तो आप हाफ के इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी एटॉमिक ऑक्सीजन को इन्वॉल्व करें कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट करने के लिए। तो फिर यहाँ पे हमने हाफ के इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है, हमारी प्रोडक्ट चेंज हो जाएगी। और अब कार्बन की लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड और प्रोडक्ट है फॉर्म होगी। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें होल नंबर में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन नहीं आता, इनको कहेंगे फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शंस। 1.5 यहाँ ऑर्डर बनता है रिएक्शन का। सो दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शंस।